हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार भी तोड़ा है। देवेंद्र फडणवीस जी के होम मिनिस्टर होने के बावजूद दिखाई दे रहा है कि ये एजेंडा तहत वायलेंस हुआ है। आप लोग बताओ हम क्या करें, हमारी क्या गलती थी? तहसील पुलिस स्टेशन की लापरवाही से ही यहाँ के लोग का नुकसान हुआ, ये मेरा स्पष्ट बोलना है। 8-10 गाड़ियां जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शहर नागपुर यूं तो देश के नक्शे पर कई वजहों से जाना जाता है। ऑरेंज सिटी मतलब संतरों के शहर के रूप में, टाइगर कैपिटल के रूप में क्योंकि कई टाइगर रिजर्व्स भी हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय भी यहीं है और दीक्षा भूमि भी यहाँ स्थित है जहाँ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने 4 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। महाराष्ट्र की स्मार्ट सिटी के रूप में भी नागपुर चिन्हित है और कुछ एजेंसीज के सर्वे ये बताते हैं कि रहने के हिसाब से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीनरी, इन सभी स्टैंडर्ड्स के आधार पर भी एक अच्छा क्षेत्र नागपुर माना जाता है। लेकिन अपनी इन सब खूबियों के लिए नहीं बल्कि नागपुर चर्चा में है क्योंकि वहां बीते दिन हिंसा का ऐसा अध्याय घटा जिसने अमूमन सांप्रदायिक तनाव से दूर रहे नागपुर की फिजा बदल दी है। औरंगजेब की कब्र का विवाद महाराष्ट्र के नागपुर के मैर इलाके में उसे हिंसा की आग में झोंक चुका है। सोमवार रात 8:30 बजे 2 पक्षों में हिंसा हो गई। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला फूंका था जिसके बाद यहां हिंसा भड़की। अधिकारियों ने बताया कि अफवाह फैली कि प्रदर्शनकारियों ने पुतले के साथ एक धार्मिक पुस्तक जलाई है और इससे 2 पक्षों में पथराव हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, 2 जेसीबी में आग लगाई गई। शहर में बीएनएस की धारा 163, इसे आप जो पहले 144 धारा लागू होती थी उसकी तरह मान लीजिए, लागू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस की 20 टीम्स बनाई गई हैं और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से प्रशासन को पूरा सहयोग करने की अपील की और कहा कि हम लगातार पुलिस प्रशासन के संपर्क में हैं। नागपुर एक शांतिपूर्ण शहर है और किसी भी अफवाह पर आप विश्वास ना करें। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि विकी कौशल की फिल्म जो अभी कुछ दिन पहले ही आई है, छावा, उसे देखकर भी लोगों की भावनाएं चरम पर पहुंची हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्लानिंग के साथ यह हमला किया गया है, पुलिस पार्टी पर पत्थर फेंके गए हैं और ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। औरंगजेब देश का दुश्मन है, उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नागपुर डीसीपी अर्चित चांडक ने कहा कि गलतफहमी के कारण यह घटना हुई, स्थिति कंट्रोल में है और सभी से अपील है कि बाहर ना निकले, पत्थरबाजी ना करें। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, मेरे पैर में भी हल्की चोट आई है, ये उनका स्टेटमेंट है। इधर छत्रपति संभाजी नगर में एहतियातन औरंगजेब की कब्र पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले के एसपी ने बताया कि एसआरपीएफ की एक कंपनी और 2 प्लाटून तैनात कर दिए गए हैं। नागपुर को देश के बाकी हिस्से में लोग नितिन गडकरी के क्षेत्र के रूप में भी देखते हैं और इस हिसाब से उनको लेकर भी बात लोग करते हैं और चर्चा में ये भी है कि आखिर नितिन गडकरी के क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में ऐसा कैसे हो गया जो अमूमन शांतिपूर्ण तरीके से जहां पर लोग रहते हैं। ऐसी कोई हिस्ट्री, इतनी गंभीर विषय इससे पहले दिखाई नहीं देता। लेकिन महाराष्ट्र का गृह विभाग भी देखिए सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है, तो विपक्ष उनको जिम्मेदार ठहरा रहा है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हिंसा अचानक हुई या फिर कोई साजिश थी, कोई प्लानिंग थी, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? क्या इसे रोका जा सकता था? क्या कहीं पर कोई लापरवाही हुई? इससे किसे राजनीतिक फायदा है? और औरंगजेब पर विवाद 300 साल बीत जाने के बाद भी भारत में आखिर रेलेवेंट क्यों बना हुआ है? तो आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी डिबेट। तो नागपुर का जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमने आपको दिया, लेकिन अब बात करते हैं चर्चा की कि आखिर कहां पर कमी छूटी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए था, कौन जिम्मेदार है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से सैवियो रॉड्रिग्स जुड़ गए हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से हमारे साथ किशोर तिवारी जी आ गए हैं बातचीत के लिए, कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल जी हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट तुलसीदास भोइटे साहब इस चर्चा में जुड़ गए हैं और इतिहासकार जेएनयू से डॉक्टर बीरेंद्र नाथ प्रसाद आज बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत में यहाँ पर सबसे पहले किशोर तिवारी जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। नागपुर की जो स्थिति है इस वक्त, पहले तो क्या अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? मीनाक्षी, यही चीज पर तो बात कर रहे हैं हम कि क्या तुम वो 325 साल पहले वाली मजार उसकी कब्र में से क्या निकालोगे और कब्र निकाल के कहाँ रखोगे? इतिहास तो इतिहास ही है, लेकिन कौन हवा दे रहा? हवा दे रहे हैं यहाँ के, अरे यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आज तो यहाँ के जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, इनके अगुवाई में वहां पर प्रोटेस्ट किया गया।
ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। चीफ मिनिस्टर के लिए आप ये बोल रहे हैं कि वो इन बातों को हवा दे रहे हैं, या उनकी वजह से ये हो रहा है, या उन्होंने हिंसा को फैलाया, मतलब आधार क्या है इस बात का? देखो मीनाक्षी, मैं आपको बता रहा हूं, जब एक तो बिगर परमिशन के प्रोटेस्ट मार्च निकला, बिगर परमिशन के वहां पर कबर की सिंबॉलिक कबर जलाने का प्रयत्न हुआ, ये चल क्या रहा है? हाँ, और कौन लोग थे जो प्रोटेस्ट मार्च निकाल के आए थे? मीनाक्षी, मैं दावे से कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले यह देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ता थे, और नागपुर के दंगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देवेंद्र फडणवीस ने लेते हुए अपने पद से राजीनामा देना चाहिए। ये नागपुर के लिए कलंक है, बीजेपी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। सैवियो साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले ठीक है सुजाता जी, मैं आपका भी एक रिमार्क इस पर जरूर लेना चाहूंगी। देखिए, जो कहा है अभी किशोर तिवारी जी ने, वो आपने सुना, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार भी है और उनकी जवाबदेही भी बनती है, क्योंकि वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 3 मार्च 1707 में। भाई बताइए, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद कौन आए थे? वहां पे पेशवा आए थे। उनके आखिरी का जो जीवन था औरंगजेब का, वो कोशिश करते रहे कि कैसे करके वो हराए मराठास के खिलाफ। उनकी जंग चलती रही, लेकिन वो हारे। सच्चाई तो ये है, इतिहास जो बता रहा है वो ये भी बताता है कि मुगलों की ट्रेजरी खत्म हो गई थी। मगर क्या ये मुद्दे हैं इतने सालों के बाद कि हम आज इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, जिस वक्त बीएमसी के चुनाव है, बिजली पानी की जो समस्याएं हैं, सड़कें चारों तरफ खुदी हुई है, लोगों का पैसा पेंशन फंड और पीएफ में डालने के बजाय शेयर मार्केट में लगवा दिया गया, शेयर मार्केट डूब रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, ये मुद्दे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्यान भी भटकाना चाहती है। एक तो ये सारे मुद्दे हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है मीनाक्षी जी, जो पूरे देश में इस वक्त इनके लिए मुश्किल बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसमें बड़ी मुखरता से कार्य भी कर रही है, और खास करके महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में। और ये है वोटर्स लिस्ट का, जहां पे फ्लोटिंग वोटर्स की बातें हो रही है। तो उससे आप कैसे ध्यान भटकाएंगे अगर आपने बीएमसी चुनावों में वोटर्स लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करनी है? इसीलिए इस मुद्दे को लाया गया है, और लोगों का ध्यान भटकाकर आप सोच रहे हैं कि आप चुनाव को पोलराइजेशन पर जीत सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री जो अभी यहाँ पे आखिरी बात जी, मुख्यमंत्री जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उनको ऐसे महत्वपूर्ण पर बैठे हुए हैं और नितिन गडकरी जी उनके लिए कुछ बोलते नहीं या उनको समझाते नहीं। ये कैसी सरकार चल रही है? जी सैवियो साहब, बड़े आरोप है, सीधे चीफ मिनिस्टर पर वो आरोप लगा रहे हैं, और हिडन एजेंडा जो सुजाता जी अभी कह रही हैं कि बीएमसी के इलेक्शन है या इससे अलग जो वोटर लिस्ट का मामला वो लोग उठा रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए राज्य में अशांति फैलाई जा रही है और सरकार का संरक्षण है, ये बड़ा आरोप है। Well, it's the job of the अपने जो ऑपोजिशन लीडर्स है उनका जॉब है आरोप लगाना, पर मैं आपको साधारण तरीके से आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। हिस्ट्री जो होती है, इफ यू लुक एट हिस्ट्री हैज एन हैबिट ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज लर्नड पीपल, ऑल आवर पैनलिस्ट्स आर लर्नड, is to not forget what the history was and what the history was responsible for. जैसे अगर आप जाके इजराइल पे देखोगे और जो हुआ था जूस के साथ हिटलर ने किया है, आपको लगता है कि इजराइल के अंदर या जर्मनी के अंदर कोई पुतला या ग्रेव, मार्क ग्रेव है हिटलर के नाम पे? The answer is no. The question is, how do you look at the tyrant Aurangzeb from a perspective of India and Indians today? Are we supposed to forget the history, which it was? Are we supposed to let go of it? And are we supposed to accept Aurangzeb as a hero? The problem is that I'm not saying that the BJP is right or wrong, or even Devendra Fadnavis is right or wrong. That's not the issue. The issue is really about history, not about politics. Around the history is where the politics is being played. हम politics खेल रहे हैं history के ऊपर। हमारा history क्या है कि क्या औरंगजेब एक tyrant था? हाँ। Was he responsible for the death of many Indians, for the rape of many Indian women at that point of time? The answer is yes. Should that history continue now
in glorifying Aurangzeb? The answer is no. मिस्टर सैवियो, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री जो है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे नहीं लगता कि औरंगजेब की कब्र पे जाके किसी तरह का कोई जश्न या कोई सेलिब्रेशन या उसको किसी तरह से वहां पर जाके कोई आरती उतारी जा रही है। आई डोंट थिंक सो ऐसा है। नोबडी इज सेलिब्रेटिंग इट। तो अभी भारत की बात करते हैं ना सर, भारत की बात करते हैं। अगर एएसआई के संरक्षण में है, सर सुनिए, तो एएसआई के संरक्षण में अगर है और अगर सरकार आपकी है महाराष्ट्र में, सर सुनिए तो मेरी बात सुन लीजिए ना, आप उसका कंप्लीट आंसर दीजिएगा। सर मैं आपको समय दूंगी, मैं जस्ट एक पॉइंट, सर मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाह रही हूँ, आप इस बात को कंप्लीट करिएगा। हम फाइट नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं सर, डिस्कशन कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए ना सर, आपने बात पूरी नहीं सुनी। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, एएसआई के संरक्षण में है वो। अगर आपको लगता है कि औरंगजेब की कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको हटाना है, सरकार आपकी है ना, आप उस पर डिसीजन लीजिए। केंद्र में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, उस पर एक प्रॉपर एक्शन लीजिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए और तरीके से उसको वहां से हटा दीजिए। कौन मना कर रहा है? पावर दी है देश ने आपको, मैंडेट दिया है। लेकिन ये कहना कि जो हिंसा वहां पर हो रही है, जो परिस्थितियां वहां पर हो रही हैं, कि जर्मनी में ऐसा नहीं है, लेकिन भारत में, हम जर्मनी से उदाहरण क्यों लें? हम भारत का उदाहरण भारत से लेंगे सर। The question, do you agree? First you answer my question. Do you agree Aurangzeb was a tyrant or not? Of course he was. कौन उसको, मैं तो यही पूछ रही हूँ सर, कौन ग्लोरीफाई कर रहा है? अगर आप इस देश में एक नेता अबू आजमी ने जो कह दिया, अगर आप अबू आजमी की बात को आधार बनाकर कोई बात कह रहे हैं, तो मुझे खुशी इस बात की होगी अगर आप देश का लार्जर तबका जो कह रहा है, अगर आप उसको सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। आपको सुनने, you don't want to listen. आपने मुझसे पूछा सर, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब आपको दे रही हूँ। और मेरी राय यहाँ पर मैटर नहीं करती सर, राय यहाँ पर मेरी मैटर नहीं करती। यहाँ पर महाराष्ट्र में अमन चैन बना रहे, ये मैटर करता है। अमन चैन सबके साथ खत्म हो रहा है। That is the problem. What happened was there was a protest, right? Are you saying people don't have a right to protest against Aurangzeb? People are protesting. Who turned the protest violent? It was the rumor that was spread that they burnt the Quran that turned the protests violent. So learn to get the facts correct. पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस का क्या काम था? तो आप वो पुलिस से पूछो ना, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी आपकी पार्टी की है ना, आपकी पार्टी की सरकार है वहां पर, आपके अंदर है ना, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना। अंत में कौन वो अफवाह फैलाया गया था कि कुरान जल रहा था पे? चलिए ठीक है, कम से कम आप ये मान रहे हैं, चलिए कम से कम आप ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार अफवाह को काबू करने में नाकाम साबित हुई, कम से कम ये मान रहे हैं आप। ये मुझे आपके स्टेटमेंट समझ में आ गया, ठीक है। I didn't say that. I said the investigations are going on. Don't twist the words. आपने कहा ना सर, जो आपने बोला है उसी बात पर बात हो रही है, ठीक है। तुलसीदास जी, जो ये पूरी परिस्थिति इस वक्त नागपुर में खड़ी हुई है, उसे लेकर आज सवाल यही बरकरार है कि परिस्थिति कौन बिगाड़ रहा है, किसका इसमें राजनीतिक फायदा है। और बात अगर अब इतिहास पर ही लड़ने की है, तो इस देश की प्राथमिकता आज की तारीख में क्या होगी? क्या जानबूझकर ये माहौल देश में बनाया जा रहा है कि औरंगजेब के कुछ समर्थक हैं, वो समर्थक ग्लोरीफाई कर रहे हैं और देश में चर्चा के केंद्र में आज ये बात होनी चाहिए? किससे फायदा है इसको? देखिए, कोई भी इतिहास डेड इतिहास नहीं होता है, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। और इस संबंध में हमें समझना चाहिए कि औरंगजेब एक व्यक्ति नहीं है, वो एक सर्टेन ट्रेंड है जो इंडिया के मेडिएवल एक्सपीरियंस को बहुत गहरे से प्रभावित किया और वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। औरंगजेब की छवि भारत के एक सेगमेंट के, एक पॉपुलेशन के सेगमेंट के अंदर एक जिंदा पीर, आइडियल मुस्लिम, गाजी, टेम्पल डिस्ट्रॉयर उस रूप में है और उस चीज़ को कुछ लोग ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़्यादा दिन तक इस तरीके से इसका कंटिन्यूएशन नहीं हो सकता, इसके रिपरकशंस होंगे और हो रहे हैं। आपकी नजर में सर इसका सोल्यूशन क्या है? जब कब्र पर अब आमने सामने लोग खड़े हैं, पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं, या आपने विचारधाराओं के भी एक फर्क की बात की है कि एक विचारधारा है, एक सोच है, तो क्या है इसका सोल्यूशन? हटा दिया जाए? और अगर हटाना है तो उसके लिए कौन कदम उठाएगा? उसके लिए कैसे स्टेप उठाए जाएंगे? प्रसाद सर, देखिए, एक इतिहासकार के रूप में मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे इतिहास के अप्रिय पक्षों को बिल्कुल मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए। वी हैव टू लिव विथ हिस्ट्री।
बैड और गुड हिस्ट्री, बट वी हैव टू लिव विथ इट। तो ये एक प्रस्थान बिंदु होना चाहिए कि हमें इतिहास को बिल्कुल इस तरीके से मिटा देना किसी चीज को, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसके साथ जो औरंगजेब के ग्लोरिफिकेशन का एक ट्रेंड चलता आ रहा है इंडिया के पॉपुलेशन के एक सेगमेंट में, वो दुखद है, वो नहीं चलना चाहिए। यदि हमें मुगल हिस्ट्री को ही सेलिब्रेट करना है तो व्हाई नॉट दारा सिको। आप जानते हैं कि दारा सिको और औरंगजेब के बीच में वार ऑफ सक्सेशन भी तो चल रहा था। तो औरंगजेब का प्रिसाइसली यही आर्गुमेंट था, ये इस्लाम के ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसीलिए सुजाता जी देखिए, अब जब इस विषय पर बात होगी कि अगर इतिहास, कोई भी देश अपने इतिहास को मिटा नहीं सकता, भुला नहीं सकता, सबक तो इतिहास से ही लिए जाते हैं और उसी के आधार पर वर्तमान और भविष्य की राह तैयार होती है। औरंगजेब को ग्लोरीफाई करना, वो तो कम से कम भारत की सरजमी पर किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और अगर राजनीति में जो नेता मौजूद हैं, जो मुख्य चेहरे मौजूद हैं, वो अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर ये जो गुस्सा सड़क पर दिखाई दे रहा है, जो प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी राजनेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज को लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। मीनाक्षी जी, हम जंगल में नहीं रहते, पहली बात, हम सिविलाइज्ड है। और अगर मैं अभी सावरकर जी का नाम लूं तो हमारे साथ बैठे हमारे एक पैनलिस्ट जो है, उनसे मेरा तर्क वितर्क हो सकता है और बहुत ही ज्यादा आक्रोश में भी आ सकते हैं मेरे साथी यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम चर्चा नहीं कर सकते। चर्चा किस तरह से करी जाती है? सरकार चर्चा करेगी। सरकार को अगर चुना गया है तो सरकार चलाने के लिए चुना गया है, गवर्नेंस के लिए, शासन करने के लिए, कि स्कूल चलाने के लिए, हिस्ट्री पर चर्चा करने के लिए। असली मुद्दों पर वो डिस्कस नहीं करेंगे। भाई सच्चाई ये है कि अगर हमारा कोई इतिहास है तो उससे आप ही के सवाल में वो छुपा हुआ जवाब कि हमें उससे सबक लेकर आगे बढ़ना है कि ऐसा कुछ गलत ना हो। अब ग्लोरिफिकेशन की बात आती है। ग्लोरिफिकेशन पर अगर मैं आरएसएस पर ही चली जाऊं तो आरएसएस ने तो जो इनके सावरकर जी थे, वो तो फौज में 1 लाख हिंदू मर रहे थे जिस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कूच होना था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो हमारी चर्चा हो सकती है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, मगर ना तो ये मनभेद में बदलने चाहिए और ना ही हिंसा में। और अगर हिंसा हो रही है महाराष्ट्र में तो वो सरकार की फेलियर नहीं, सरकार की सोची समझी रणनीति है अपने चुनावों को जीतने के लिए। तो ये कितने दुख का विषय है कि सरकार तो सबकी होती है, जो आपके विपक्ष में हो उसकी भी अब आप बात कर रही है ग्लोरिफिकेशन की। तो औरंगजेब जिस समय रहते थे, अभी किसी ने कहा ना वी हैव टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट औरंगजेब। अरे उसको उसकी कब्र से निकाल के लेके आओगे? ये लिविंग डेड की सरकार चल रही है या जीवित लोग आज जो है उनकी सरकार चल रही है? इनको बताना चाहिए। और बाबर के बारे में डिस्कशन हो रहा था कुछ दिन पहले, अब औरंगजेब आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे ये फेल होते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। आखिरी बात कह रही हूँ आपको कि देखिए, राम मंदिर का इशू खत्म हो गया, ध्रुवीकरण का काम ये जो उस वक्त करते थे वो नहीं हो सकता क्योंकि अब राम मंदिर बन गया। तो अब नया इशू तो निकालना ही है ना। देवभूमि में आप देखिए, हिमाचल में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, वहां पर भी कोशिशें ऐसी होती है कि वो मंदिर मस्जिद को लड़वाए, वहां काम नहीं करता क्योंकि इस पर सैवी जी जवाब देंगे। ठीक है, इस पर सैवी जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले तुलसीदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है सर, आपका कमेंट नहीं हो पाया अभी तक। कौन है जिम्मेदार? और मैं तो इनफैक्ट यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम का स्टेटमेंट भी कोट करना चाहूंगी। सीएम कह रहे हैं कि छावा फिल्म की वजह से लोगों की भावनाएं और जो है वो चरम पर चली गई हैं या भड़क गई हैं, अगर मैं कहूं। आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? तर्क के आधार पे कुछ बातें करूंगा और सबसे ज्यादा तो मेरी रुचि वास्तविकता पे बोलने पे रहेगी कि देखिए, कौन औरंगजेब? आप किस औरंगजेब के लिए आज के जमाने में लड़ रहे हो? 17वीं की सदी के किसी व्यक्ति जो कि अभी है नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जिस कब्र को खोदने की बात करते हैं ना भाई साहब, 2014 से लेके अभी तक कौन सत्ता में है? आप बदल दीजिए केंद्र में कानून। अगर केंद्र में कानून आप बदल देते हो, पुरातत्व विभाग की जो संरक्षित वास्तु है उसको अगर आपको हटा दीजिए। लेकिन देखिए मीनाक्षी जी, ये सवाल इतना नहीं है कि इतिहास में जो इस तरह के क्रूर शासक होके गए, इस महाराष्ट्र से ज्यादा इस औरंगजेब नाम के क्रूर शासक का किसने सहा है? हम तो चाहते हैं उस कब्र को वहां रहने दीजिए। वहां पर एक अकेला राज्य महाराष्ट्र था जिसने औरंगजेब को मजबूर किया, दिल्ली में बैठ के पूरे भारत का दमन करने वाले औरंगजेब नाम के उस क्रूर बादशाह को मजबूर किया
क्यों महाराष्ट्र में चलाया? 27 साल तक मीनाक्षी जी, 27 साल तक इस महाराष्ट्र ने, जिसके उनके पास 10 लाख की फौज थी, महाराष्ट्र के पास हजारों की, वो भी उतनी प्रशिक्षित सेना नहीं थी। बस छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के विचार थे, विचार और अत्याचार की लड़ाई थी। औरंगजेब को यहीं पर विवश होकर आखिरी सांस लेनी पड़ी और दफन हो गया। अगर आपको इतना ही अपने इतिहास का ख्याल है, और सचमुच अगर मैं नाम लेके कहता हूं पार्टी का, एक पत्रकार हूं, उसी के साथ एक मराठी मानुस भी हूं, उस नाते कहना चाहता हूं कि अगर इतना ही फक्र है, इतना ही अभिमान है हमारे इतिहास का, तो इतिहास में जिन मराठी योद्धाओं ने औरंगजेब को विवश किया 27 साल तक, दिल्ली छोड़कर महाराष्ट्र से इस भूमि में आखिरकार आखिरी सांस लेने के लिए भी, उन मराठी वीरों का उसके आसपास आप बड़ा स्मारक बना दीजिए ना, और रहने दीजिए औरंगजेब को कि यही वो क्रूर व्यक्ति था जिसने लाखों की संख्या में यहाँ के हमारे भारतीय लोगों की कत्ले की। यहाँ पर उसने जिजिया कर लगाया, कर दीजिए वैसा। लेकिन सच्चाई क्या है? हम क्यों 17वीं सदी के औरंगजेब को यहाँ पर लाते? क्योंकि वर्तमान में इस महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? इस महाराष्ट्र में हर दिन कम से कम नहीं, 2 मिनट मीनाक्षी जी, 10 से 20 महिलाओं के साथ अत्याचार होती है। इसे कहते हैं मुगलाई अत्याचार। महाराष्ट्र में, इस महाराष्ट्र के पुणे नाम के महानगर में एक अमीर चांदा सड़क पे अपनी आलीशान गाड़ी रुकाता, मां बहनों के सामने पेशाब करता है, लेकिन उसको रोकने में जो नाकामयाब रहते, पुणे से उठकर जाते औरंगाबाद, संभाजीनगर। मेरा कहना है किसानों की, किशोर तिवारी बैठे हैं यहाँ पर, माफ कीजिए वो किस पार्टी से मुझे पता नहीं है, लेकिन यही किशोर तिवारी कांग्रेस के जमाने में हर रोज कितनी किसान आत्महत्या हुई इसका आंकड़ा बताते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था किशोर जी। लेकिन आज भी जहां पर किशोर तिवारी बैठे हैं ना, उस विदर्भ में अमरावती रीजन की अगर बात करें तो 1200-1300 ज्यादा इलेक्शन के साल में 2024 में किसानों ने आत्महत्या की मीनाक्षी जी। साथ ही में हर रोज नागपुर 10 महिलाओं के अपराध दर्ज हो रहे हैं। मुंबई जहां पे मैं बैठा हूं, देश की वित्तीय राजधानी, ठीक है, कंप्लीट करिए सर। दर्ज हो रहे। लेकिन इन नाकामयाबी को छिपाने के लिए अगर 17वीं सदी के औरंगजेब को लाता होगा तो माफ कीजिए, ये शर्म की बात है सत्य के लिए। ठीक है, इस पर सैवियो जी जवाब देंगे। सैवियो सर, अगर आप अंग्रेजी में भी जवाब देना चाहें, आप प्लीज अपनी बात जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उसमें करिएगा। देखिए, मैं क्लियर कट अब एक लाइन में सवाल पूछ रही हूँ। अभी जो बात भोइटे साहब ने बोली वो लगभग वही सवाल है जो मैंने अभी पिछले समय भी आपसे जो मैंने पूछा। किसी को इस देश में औरंगजेब को ग्लोरीफाई नहीं करना है, कोई उसको आदर्श नहीं मानता है, और मैं इस देश के लार्जर जनरल पब्लिक की बात कर रही हूं जिनका राजनीतिक हित साधता है औरंगजेब से। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं, मैं इस देश के 99% लोगों की बात कर रही हूं। किसी को कोई मतलब नहीं है औरंगजेब से। औरंगजेब किसी की प्राथमिकता में नहीं है, औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं है, किसी के सोच के दायरे में नहीं है। 99% ऑफ इंडिया की बात कर रही हूं। मुझे यह बताइए, केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, उसकी कब्र नहीं चाहिए वहां से? लीजिए फैसला, करिए कागज पर साइन, करवाइए संसद से फैसला, विधानसभा से फैसला, हटवाइए। कौन मना कर रहा है? सरकार आपकी है सर, मैंडेट है आपके पास। That's a very good question, Nakshi, and you're absolutely right. A large section of the society in India do not care about Aurangzeb or his grave. But there's a question I need to ask you then. When the VHP and the Bajrang Dal people in Nagpur took out protest demanding for the removal of Aurangzeb's tomb, why was there protest and stone pelting that originated from the Muslim community who support Aurangzeb? Why did that happen? So a certain section of the community definitely wanted to create a communal strife, which is why I'm saying it is important for the police in Nagpur to investigate and find out whether there was that so-called rumor that was spread that a Quran was being burnt during the time of the protest when an effigy of Aurangzeb was being burnt. That is where the problem is. So understand the situation in the country right now. The decision whether to move Aurangzeb's tomb or not lies with only two forums. One is the ASI, the second is the court that will allow for it to move
once anybody within the government tries to take it out, Okay. it will certainly go to court. So it's not an issue that can be settled on the streets. But what is important is that there is certainly a second to stir a communal strife, because please understand, if the Hindu communities in Nagpur took out a protest demanding and burning an effigy of Aurangzeb, it is nothing new. People take out protests all the time and burn effigies of political leaders or people that they don't like. What triggered the violence is important. And I'm coming back to the same thing. The investigation behind what triggered that mob violence is important. And therefore, before you and me or anybody arriving at a conclusion, the investigations are important. ठीक है. Because when a mob violence happens, you cannot say which way it's going to go. So it's no point blaming one community. The fact of the matter is that the trigger of that violence was the rumor that a Quran was. ठीक है, मैंने आपकी पूरी बात सुनी सर. मैंने आपकी पूरी बात सुनी. आपकी अपनी ही बात में बहुत से विरोधाभास हैं, और मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगी, इस देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक इस देश का संविधान देता है, चाहे वो कोई भी है. अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, वो प्रदर्शन निकाला जाना था. आई एम श्योर पुलिस के पास एक एप्लीकेशन जाती है, एक रिक्वेस्ट जाती है कि हम ऐसे ऐसे ये प्रोटेस्ट निकालने वाले हैं. वो पुलिस के पास गया नहीं गया सवाल है. पुलिस ने अनुमति दी नहीं दी सवाल है. और अगर पुलिस की जानकारी में था, उसके बावजूद पुतला किस तरह से जला या किसी दूसरे के सेंटिमेंट को हर्ट करने वाली कौन सी घटना वहां घटी, ये जिम्मेदारी सीधे सीधे पुलिस और प्रशासन की बनती है. तो जब आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ये सारे बिंदु भी आएंगे. लेकिन मेरा सवाल अभी भी बरकरार है, सरकार आपकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी. सरकार अगर चाहे तो एक दिन में कश्मीर से 370 की धारा हट जाती है, इस देश से अनुच्छेद 370 हट जाता है, सरकार चाहती है तो औरंगजेब की कब्र हटना मुझे नहीं लगता. सरकार अगर चाह ले तो बहुत बड़ी बात है, ये मुझे नहीं लगता है. ठीक है, किशोर तिवारी जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, जवाब दीजिए सर. नहीं सर, जो हुआ है पिछले 2014 से आपकी सरकार है ना, मैंने उसी आधार पर कहा 370 हटाना था, बड़ा फैसला था, आपने किया, हर चुनावी रैली से आप उसका क्रेडिट लेते हैं, तो उसी आधार पर औरंगजेब की कब्र हटाना तो 370 के मुकाबले बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए, इतनी बड़ी बात नहीं है. चाहेंगे तो कर लेंगे, इच्छा शक्ति की बात है, मजबूत सरकार है, कर सकती है. लेकिन करना है या नहीं करना है, ये आपके बुद्धि विवेक पर मैं छोड़ती हूँ. ठीक है, भोइटे साहब जी, सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? सुनिए, देखिए, जिम्मेदारी सबसे बड़ी तो सत्ता पक्ष की होती है. एक आम पत्रकार होने के नाते इतना तो मैं एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते जानता हूं. कल की क्रोनोलॉजी मीनाक्षी जी संक्षिप्त में मैं बताता हूं क्या हुआ कल. देखिए, बिल्कुल प्रदर्शन करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, संविधान के मुताबिक प्रदर्शन होता है. औरंगजेब की अगर प्रतिमा को जलाया जाता है तो भी किसी को कोई दुख नहीं है. उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके बारे में पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की है. उस पर क्या कार्रवाई की, यहाँ पे सरकार की भूमिका आ जाती है. दूसरी बात कि देखिए मीनाक्षी जी, मैं बिल्कुल दंगाई को दंगाई मानता हूं, न हिंदू मानता हूं, न मुस्लिम मानता हूं. अगर वहां पर जिस भी कम्युनिटी ने ये दंगा किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. क्या हुआ था? पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का काम होता है कि समाज में क्या हो रहा है, ये सरकार का काम है. रोज ब्रीफिंग होता है पुलिस से होम मिनिस्ट्री तक को. नागपुर में जो जानकारी मीनाक्षी जी ने कल जब प्रदर्शन हुआ ना, उसके बाद वहां पे पुराने गाड़ियों का बड़ा मार्केट है, चिटनिसपुरा. वहां से पुरानी गाड़ियां सैकड़ों की संख्या में खड़ी रहती है, गायब की गई. किसने गायब की वो गाड़ियां? कैसे पुलिस को समझ में नहीं आया कि क्यों भाई इतनी सैकड़ों गाड़ियां थी, गायब हो गई? व्हाट्सएप पे गलत एक कम्युनिटी को भड़काने वाले मैसेज फॉरवर्ड हो गए. किसकी जिम्मेदारी थी? हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम तो कहते हैं कि आप देखिए हमने एआई की मदद से कैसा मैन टू मैन एक एक में निगरानी रखना शुरू किया है. तो क्या व्हाट्सएप जैसी अपनी सी एक कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि मैसेज 4 घंटा स्प्रेड हो रहे थे. एक घटना हुई है 1:30 से 2 बजे, तब भी एक मॉब 1400 लोगों का आके गया हुआ है मीनाक्षी जी, और शाम को दंगे की शुरुआत होती है. तब तक क्यों पुलिस वहां की कुछ नहीं करती? क्या एक रायट बाय इन्विटेशन था? क्या एक किसी का प्रायोजित दंगा था? इस बात पे
सरकार में बैठे हुए नेताओं ने सोचना चाहिए। मीनाक्षी जी, मैं कोई राजकीय आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं पत्रकार हूं, लेकिन एक संदेह से जिसकी चर्चा हो रही है महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में, कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि आने वाले सालों में इस देश के सर्वोच्च पद के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, उनके हाथ में ही गृह विभाग है। और सहयोग की बात ऐसी है, ये नागपुर जो उनका गृह क्षेत्र है, ये नागपुर वो है जहां पर कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ नहीं है। ये नागपुर के नाक कटाने वाला दंगा किसके इशारे पे हुआ है? क्या इसके पीछे कोई ऐसी लॉबी काम कर रही है? कोई ऐसा घात सूत्र है? इससे पहले भी महाराष्ट्र के महानगरों में कोकण एक रीजनल कोस्टल एरिया है, वहां पे भी हिंदू मुस्लिम काफी मिलजुल कर रहते हैं। वहां पे भी पिछले हफ्ते एक तरह से होली के दिन दंगे की कोशिश हुई, ऐसा आरोप है। तो महाराष्ट्र के दो क्षेत्र, एक नागपुर और एक कोकण, जहां दंगे की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, वहां पर एक घटना क्यों हो रही है? क्या कि सत्तासीन पार्टी का कोई तो ऐसे है जो देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतों को प्रायोजित कर रहे हैं। इस एंगल से भी जांच आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है क्या? मीनाक्षी सैवियो जी इस पे जवाब देंगे, प्रसाद सर का भी रिएक्शन लूंगी। सुजाता जी, देखिए जिस बात का जिक्र भी भोटे जी यहाँ पर कर रहे हैं, ये चर्चा अगर पत्रकारों के बीच है, इसका मतलब जो लोग महाराष्ट्र में सोशल लाइफ में एक्टिव हैं या जो एक वहां का इंटेलेक्चुअल वर्ग है, उनके बीच अगर ये बातचीत हो रही है तो देखिए कुछ तो पक रहा है ना। धुआं ऐसे ही तो नहीं होगा, वहां पर कुछ तो है जो वहां घट रहा है। क्या प्रायोजित था दंगा? क्या किसी ने जानबूझकर ये परिस्थिति वहां बिगाड़ने की कोशिश की? कौन है जिसको नागपुर या कोंकण क्षेत्र जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, उसकी शांति जिनको चुभ रही है, आप इसे किस नजर से देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आरएसएस को केवल षड्यंत्रकारी ही मानती हूँ और उनके षड्यंत्र का ही एक ये हिस्सा है। अभी आपने बहुत सारी बातें सुनी और ये कहा जा रहा है कि इस कब्र को हटाना है, तो उसका प्रोसीजर भी तो होता होगा ना, कि भाई आप किसी भी चीज को करेंगे तो नियम कायदों के हिसाब से होगा। और अगर एक सरकार होती है तो सरकार भी नियम कायदे से चलती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि दो लोग बैठे हुए हैं केंद्र में, जब चाहते हैं लोगों को हटा देते हैं, लोगों को बैठा देते हैं। तो सिस्टम पूरा ध्वस्त है और केवल सत्ता में कैसे बने रहे वो दो लोग जो केंद्र में है, इसके लिए सारा काम किया जाता है। अभी ना पीसफुल प्रोटेस्ट की बड़ी बात हो रही थी कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। आप मुझे बताइए, वो बाकी प्रक्रिया तो आप बता ही चुकी हैं कि भाई उसके लिए एप्लीकेशन दिया जाता है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होना है तो ये तो एलआईयू और सरकार का काम है ना कि देखे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। यानी कि इंटेलिजेंस फेल है सरकार की, अगर इनकी भी बात मान ले कि भाई ऐसा भड़क गया। कैसे भड़क गया? एक फिल्म ने भड़का दिया? नहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी लोगों को भड़काने का काम जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं फिल्म से तो इनकी सरकारें चलती हैं, लेकिन हम लोग फिल्मी नहीं है, हम वास्तु स्थिति के हिसाब से जानना चाहते हैं कि आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं। अपने पॉलिसीज के बारे में बताइए, आप योजनाओं के बारे में बताइए, और कहीं दंगा ना हो, सौहार्द बना रहे। ये सरकार का काम है, ये षड्यंत्र सरकार का है। ठीक है, प्रसाद सर आप भी अपना कमेंट दीजिए, उसके बाद मैं एक साथ सैवियो जी से जवाब लूंगी फिर। हाँ, एक इतिहासकार होने के नाते मैं एक बात बोलना चाहूंगा। यदि आप हमारी टेक्स्ट बुक्स, भारत के टेक्स्ट बुक्स इतिहास के देख लें और पान से तुलना कर लें, भारत के टेक्स्ट बुक में चाहे वो किसी भी राज्य में लिखा गया हो, किसी भी विचारधारा के इतिहासकार के द्वारा लिखा गया हो, औरंगजेब इज नॉट सेलिब्रेटेड। और पाकिस्तान की आप टेक्स्ट बुक्स देख लें, ही इज द आइडियल, एवरी सिंगल मुस्लिम इज सपोज टू बिकम औरंगजेब इन हिज लाइफ टाइम। इस टाइप का उनका पैटर्न है। और पाकिस्तान की क्या हालत है अभी और हमारी क्या हालत है आप देख रहे हैं। ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ औरंगजेब, सेलिब्रेशन ऑफ औरंगजेब एज द जिंदा पीर, एज द आइडियल मुस्लिम, एज द गाजी, ये एक विभाजनकारी मानसिकता है। इससे समाज का भला नहीं होने वाला है। इस पे हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। कोई जानकारी है, कोई डेटा है सर आपके पास कि हिंदुस्तान के कितने % लोग ऐसा सोचते हैं जो अभी आपने बात बोली? मतलब मैं जस्ट अपने दर्शकों की जानकारी, कोई ऐसा परसेंटेज है कि इस देश के कितने 40% लोग ऐसा सोचते हैं, 60% ऐसा लोग सोचते हैं, कितने % डेटा है कि इतने % लोग नहीं सोचते हैं? आपने जो 99% की बात की, आपने जो 99% की बात की, वो डेटा आपने कहाँ से लाया?
मैंने तो जनरल बात की है सर, मैंने कहीं से डेटा नहीं है, ये जो हम जो लोगों के बीच जाते हैं और हम जो लोगों के बीच जाके देखते हैं, मैंने उसके आधार पे कहा है। ट्रेंड हम लोग सोसाइटी में ही रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। इवन कांग्रेस के हिस्टोरियंस इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे। औरंगजेब का ग्लोरिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ अभी तक कि इसे एक्सेप्टेबल बता कौन रहा है। अभी पूरी डिबेट हो गई 40 मिनट 45 मिनट की, एक बार किसी ने ये नहीं बोला कि हम औरंगजेब की आरती उतारना चाहते हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, उसको अपना आइडियल मानते हैं, कोई नहीं कह रहा। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि व्हाई यू आर सेइंग इट, आउट ऑफ विच कॉन्टेक्स्ट, मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रही हूँ। आप एक ब्रॉडर सोशल लेवल पे ग्राउंड में जाइए, टीवी स्टूडियो के डिबेट से वी आर नॉट गोइंग टू make much difference to go. सर 15 साल में चप्पल जूते घिस गए हैं सर, इलेक्शन कवर करते करते, म्यूनिसिपल से लेकर विधानसभा से लेकर केंद्र से लेकर अभी 10 साल से तो 2014 से तो जो दूसरी ये बीजेपी की सरकार है उनकी भी सभी रैलियां और सब कवर कर रहे हैं सर, बहुत जाते हैं लोगों के बीच में। तो ये मत सोचिए स्टूडियो तक पहुंचने का सफर अमूमन लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा आसान होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है सर, मेहनत करनी पड़ती है और वो फेयर मेहनत करके ही कोई स्टूडियो तक पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। खैर ठीक है भोटे जी, हाँ दोनों साइड से बन रहे हैं, डॉक्टर किसी एक सिंगल साइड नहीं। भोटे जी मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्या ये एक आभासी पिक्चर क्रिएट की जा रही है कि इस देश में लोग औरंगजेब को पसंद करते हैं? क्या ये एक आभासी पिक्चर क्रिएट की जा रही है, ये सच है? मतलब मुझे करेक्ट, एक्चुअली मैं चाहूंगी कि आप मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत सोच रही हूँ। नहीं, सही में देखिए, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ प्रसाद जी ने जो बात कही, मैं मानता हूं हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, उससे सहमत हो न हो, उन्होंने बात रखी, मैं सम्मान करता हूं। मैं बीच में इसलिए थोड़ा सा एक कर रहा था क्योंकि उनके आगे इतिहासकार लिखा हुआ है। जब मैं इतिहासकार की बात करता हूं तो मुझे तथ्यों पे बात करनी चाहिए। चौथी की किताब में हमारे महाराष्ट्र की हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उनका पूरी महानता पढ़ी हुई है। औरंगजेब बचपन से लेकर हर मराठी मानुस के लिए, मराठी मानुस यानी महाराष्ट्र में रहने वाले हर वो व्यक्ति जो भले मराठी भाषी नहीं है, उसने भी जो महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक में इतिहास पढ़ा हुआ है, वो शिवाजी द ग्रेट हीरो, औरंगजेब बात को ध्यान से सुनिए। 2 मिनट वीरेंद्र जी, और एक बात बताता हूँ, छोटी बात उन्होंने बात की ना, मैं मीनाक्षी जी वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कहां से आंकड़े जुटाए, छोटी सी बात कर देता हूं। आप इस देश में जाइए, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में सबसे बड़े सुपरस्टार उनका नाम भी शिवाजी है। महाराष्ट्र में आप जाओगे तो हर गांव में आपको सैकड़ों शिवाजी नाम के बच्चे इस जनरेशन में भी मिलेंगे, अल्फा जनरेशन में भी पैदा हो गए शिवाजी नाम के बच्चे, उनका नाम दिया जाए शिवाजी। मुझे बताइए औरंगजेब नहीं, खैर मतलब मैं वही बोलूंगी कि मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है या मेरे पास कोई एक रिसर्च की ऐसी संस्था नहीं है जिसके आधार पर मैं ये कहूं कि 99% का डेटा यहां से आया, लेकिन हम जो लोगों के बीच जाते हैं, मैंने उसके आधार पर ये बात की और मैं बड़े गर्व के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है, मेरे इस डेटा में कहीं कोई कमी नहीं है, मेरे को अपने इस विचार पर पूरा भरोसा है। बाकी अगर किसी और के पास ऐसा डेटा हो या दिखाएं किसके बच्चों के नाम औरंगजेब हैं या किन्होंने अपने घर का नाम औरंगजेब हाउस रखा है, तो मैं जरूर मतलब सुनना चाहूंगी खुले दिल से, दिखाएं हिंदुस्तान का वो हिस्सा भी हमें। खैर अब अंतिम रिमार्क्स पर, ठीक है सैवियो जी, काफी सवाल क्योंकि बीजेपी और सत्ताधारी दल से जुड़े हुए यहाँ पर बाकी वक्ताओं ने उठाए। क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सर आपके पास आ रही हूँ, प्लीज क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। हाँ, You know, I find it, Meenakshi, I find it extremely disappointing that sometimes we see the obvious in front of our face, but we choose not to look at it. Now look at Kashmir and before the abrogation of Article 370. Look at what happened during the Kashmir genocide that happened in Kashmir. Look at what happened during the Delhi riots. I'm not saying that every single Muslim is somebody that is driven by Aurangzeb's thought. But what I'm saying is that there is a section of society that is driven by the Aurangzeb thought, by the aggressive Islamic radicalism. And we cannot deny that fact. And I'm saying that as an Indian Christian, because I see it closely. When we reported on Manipur, if you know my background, you know I come from a journalistic background and I do a lot of investigations. The point is, are we denying the fact that there is an increase in Islamic radicalism, whether you want to call it Aurangzeb, whether you want to call it Babur in India? The answer is yes. In terms of percentages,
No government body has mapped that at this point of time, and they should map it at this point of time. The point is, this particular incident in Nagpur is shameful because Nagpur itself has been an example of communities that have lived in harmony for a long time. But, like I said, unless the investigation is complete, we will not know the source of the rumor that led to the mob violence, and that's what needs to get investigated. So it's my appeal to a lot of the politicians. It's not the issue of politics, because I have seen it in Manipur, and I've seen how miserable Manipur has turned out, even though we are going through a process of conflict resolution right now. But the mob violence that happened in Manipur led to the complete split of the communities between the Kukis and the Meiteis, and we don't want that to happen in the rest of the country. We don't want religion, we don't want caste, and we don't want communal violence to take precedent. Therefore, let the police complete their investigation. If the police have failed, the government will deal with them. If the government has failed, the people will deal with the government. But let's learn to stay united and rise above caste and creed. ठीक है, सुजाता जी, समय की कमी है मेरे पास, आप बस 2 लाइन में कंप्लीट करिएगा। हाँ जी, देखिए, मणिपुर की जब बात करते हैं ना, तो सरकार भाजपा की थी, इनको बताना पड़ेगा ये क्या कह रहे हैं। और अगर लोग मरते हैं ना इन वायलेंस के इंस्टेंसेस में, वो इंसान होते, किसी परिवार का हिस्सा होते, इसलिए ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। और इनको याद करा दूं कि ब्लडी मैरी, मैरी 1 का नाम था क्योंकि उन्होंने कई लोगों को जला दिया था। तो उनके इतिहास का वो हिस्सा है इंग्लैंड के। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कब्र से उखाड़ के लाएंगे। कब्रों से निकालना बंद करे सरकार, और लोगों को एक शासन दे, और अच्छा शासन दे, यही विनती है इनसे। ठीक है, देखिए, हमने सभी वक्ताओं को सुना यहाँ पर, और कोशिश भी यही थी कि जो वहां पर हो रहा है उस पर जब बात हो तो कम से कम इस आधार पर बात हो कि परिस्थितियां बेहतर हों। कम से कम मैं पर्सनली इस पूरे डिबेट को जब कंडक्ट कर रही थी, उसके बाद जिस निष्कर्ष पर आज हम पहुंचे हैं वो बात यही है कि देखिए, इतिहास से सबक लेने बहुत जरूरी हैं सभी के लिए, क्योंकि वही सबक हमारे लिए आगे की बेहतर राह तैयार करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, इस देश में जितनी विविधताएं हैं, जो फासले हैं, हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, तो कोस कोस पर पानी भी बदलता है, परंपरा भी बदलती है, विश्वास भी बदलते हैं, बिलीफ्स भी बदलते हैं, और यही विविधताएं हमारी ताकत भी हैं। और इसी ताकत को अगर हम छोटे छोटे फासलों में न बांटकर उसके साथ आगे बढ़ना चुनेंगे तो ये भारत के लिए सबसे मजबूत तस्वीर होगी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, औरंगजेब में जो लोग आदर्श देख रहे हैं, अगर मैंने कई बार ये बात बोली कि हाँ 99% लोग ऐसे हैं, 1% लोग ऐसे हैं, लेकिन अगर छोटा से छोटा तबका भी है जो ऐसा सोच रहा है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस पर कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात हो, समझ के साथ बात हो, गहराई के साथ बात हो, ना कि किसी राजनीतिक हित को साधने के लिए बात हो। और यही एक लाइन है जिस पर सभी को सोचने की जरूरत है। दंगों में जिनके बच्चे मरते हैं वो कौन है, वो परिवार कहां से आते हैं, वो इस देश के किस तबके से आते हैं, ये सोचिए। और ये आपको ही सोचना है। वोट आपसे जो लोग मांगने आते हैं वो वोट लेकर चले जाते हैं, जो गद्दी पर बैठते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, जो विपक्ष में होते हैं वो विपक्ष में रहते हैं। राजनीति तो इसी तरह से चलती है, उसका चरित्र एक रहता है। लेकिन कभी किसी नेता के बच्चे को क्या आप प्रोटेस्ट करते हुए देखते हैं? तो इसलिए इस फर्क को समझिए, प्रयोग होने से बचिए। और हमारी भी यही अपील है, नागपुर से भी अगर दर्शक देख रहे हैं, महाराष्ट्र से भी दर्शक अगर देख रहे हैं, तो इस विवाद से बचें, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और शांति बनाए रखें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।